हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग 2017 एनुअल के दोनों ही सीटिंग के मैथ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है। इससे पहले 2015 और 2016 एनुअल का ऑब्जेक्टिव वीडियो और उस क्वेश्चन के साथ साथ जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं सभी को बताया गया है। तो आज भी हम लोग केवल इन प्रश्नों को ही नहीं देखेंगे, बल्कि इससे संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं ऑब्जेक्टिव में, हम उन सभी प्रश्नों को देखने वाले हैं। ठीक है। तो आप पूरा लास्ट तक जो है वीडियो को देखिएगा और फिर अंत में जो ऑब्जेक्टिव पूछा जाए आप उसको जो भी आंसर आपके हिसाब से होगा आप उसे कमेंट कीजिएगा। ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। द्विघात समीकरण एक दिया हुआ है, उसका विवेचक क्या होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम विवेचक का कॉन्सेप्ट समझेंगे। समीकरण है हमारा, समीकरण है 2x²। पहला क्वेश्चन है, देखिए 2x² माइनस 4x प्लस 3। ठीक है। हमको इसका विवेचक निकालना है और बताना है विवेचक क्या होगा। तो देखिए ये हो गया a b c। a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू है 2, b का वैल्यू कितना है -4 और c का वैल्यू है 3। a b c। ठीक है। विवेचक को हम सूचित करते हैं किस चीज़ से, d से। और विवेचक का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। b² माइनस 4ac। b के जगह पे रखना है -4, b पर स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, 4 है तो 4। इन तीनों के बीच में गुना का चिन्ह रहता है। a की जगह पे 2 है गुने, c के जगह पे क्या है 3। तो बच्चों यहाँ पे ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। जब भी ये स्क्वायर रहे तो माइनस का कोई वैल्यू नहीं होता है। फिर माइनस में 4 में 2 से गुना करोगे 8 और 8 में 3 से गुना करोगे 24। जब आप 16 में से घटाओगे 24 तो कम में से ज़्यादा घटाया जा रहा है, इस वजह से माइनस आ जाएगा। और 24 में से 16 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 8। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है। लेकिन हम लोग विवेचक से संबंधित कुछ प्रश्नों को और देख लेते हैं। देखिए आपको ये ध्यान में रखना है विवेचक। ठीक है। ये हो गया आपका विवेचक। और यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण के हल। समीकरण के हल और प्रकृति। ठीक है। ऐसे आपके एग्जाम में ज़्यादातर विवेचक दे करके प्रकृति पूछा जाता है। विवेचक निकालिए और फिर क्या बताइए, प्रकृति। लेकिन आपसे समीकरण के हल भी पूछे जा सकते हैं, तो इसको भी समझना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब जैसे देखो हम यहाँ पे 3 कंडीशन समझते हैं। पहला कंडीशन है कि अगर जो अपना विवेचक, विवेचक का फॉर्मूला b² माइनस 4ac। ठीक है। अगर हम जो विवेचक निकालते हैं उसका वैल्यू अगर किसके बराबर आ जाए, 0 के बराबर आ जाए, तो समीकरण के हल मतलब जो भी क्वेश्चन होगा अगर उसका विवेचक 0 आता है तो समीकरण का हल हम कैसे निकालेंगे। तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला है -b/2a। चूँकि द्विघात समीकरण के 2 शून्यक होते हैं तो उसका दोनों ही उतना ही आएगा -b/2a। अब इतना कैसे आता है इसको हमने 2015 या 2016 इसी में से किसी एक वीडियो में हमने बताया है। ठीक है। इसीलिए आपसे बोला जाता है आप वीडियो को कंटिन्यू देखिए, मैथ से संबंधित जो भी है। ठीक है। तो इसको सॉल्व करने पे इतना कैसे आएगा उसके लिए आप 2016 वाली वीडियो देख लीजिएगा, उसमें आपको इसका समाधान मिल जाएगा। प्रकृति, अगर विवेचक शून्य हो, ठीक है, तो उसकी जो प्रकृति होती है वो वास्तविक एवं समान होती है। ठीक है। वास्तविक एवं समान। अगर विवेचक का मान शून्य हो तो प्रकृति वास्तविक एवं समान। ठीक है। दूसरा कंडीशन, अगर जो विवेचक है, अगर विवेचक छोटा हो जाए, कितने से, 0 से। तो 0 से छोटा कहने का मतलब है कि आप जब विवेचक निकालिएगा तो आपको उसका वैल्यू किस चीज़ में आएगा,
माइनस में आएगा, निगेटिव आएगा। जीरो से छोटा तो निगेटिव ही होता है। तो फिर समीकरण का हल कैसा होगा? तो हल संभव नहीं होगा, उसका कोई हल संभव नहीं होगा। ठीक है। और कैसा हल संभव नहीं? तो वास्तविक हल संभव नहीं। देखो इसका हल मतलब इसको सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन वो आपको 11th क्लास में पढ़ना है। अभी 10th क्लास के लिए इसका कोई भी वास्तविक हल संभव नहीं है। कब? जब विवेचक का वैल्यू कितना है? माइनस में आए, जीरो से छोटा है। ठीक है। प्रकृति क्या लिखेंगे? इसका प्रकृति लिखेंगे कि वास्तविक नहीं, मतलब इसका कोई वास्तव में वैल्यू नहीं आ सकता है, या इसको आप अवास्तविक भी बोल सकते हैं। ठीक है। तीसरा कंडीशन समझते हैं। ठीक है। तीसरे कंडीशन में है, यदि आपका जो विवेचक है, ये जो विवेचक है, अगर ये बड़ा हो जाता है कितने से? जीरो से। तो अगर हमारा विवेचक का वैल्यू जीरो से बड़ा हो जाए, तो जीरो से बड़ा मतलब 1, 2, 5, 6 कुछ भी, तो अगर जीरो से बड़ा होगा तो फिर उसका हल कितना होगा समीकरण का? तो उसका फॉर्मूला जो आप जानते हो, -b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac बटे 2a। ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता है शून्यक निकालने का, ये आप जानते भी होंगे। ठीक है। और जब विवेचक जीरो के बराबर आ जाए तो हम डायरेक्ट इस फॉर्मूला का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। इसको हमने 2016 वाली वीडियो में बताया है। इसकी प्रकृति क्या लिखेंगे हम? तो इसकी प्रकृति लिखेंगे हम वास्तविक एवं असमान। ठीक है। वास्तविक एवं असमान। ठीक है। अब देखो ऑब्जेक्टिव में आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, चलिए उसका एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे क्वेश्चन मान लीजिए कि आपको दे दिया जाए ठीक है, यहाँ पे 1 कर देते हैं। अब देखो, अब जब हम इसका विवेचक निकालेंगे तो ए बी सी। ठीक है। ए का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। बी का वैल्यू -4 और सी का वैल्यू कितना हो गया अपना, यहाँ पे इसको कर देते हैं प्लस। ठीक है। और सी का वैल्यू यहाँ पे अगर हम इस कंडीशन की बात करें, पहले कंडीशन की बात करें, तो देखो क्वेश्चन जो है यहाँ पे हम 1 के जगह पे 2 कर देते हैं। ठीक है। अब ऐसे आपका ये 0 आ जाएगा। ठीक है। ए बी सी। तो बच्चों विवेचक को हम सूचित करते हैं डी से, और डी का फॉर्मूला b² माइनस 4ac। ठीक है। तो b के जगह पे कितना है? -4, b पर स्क्वायर -4 है तो 4 गुने a के जगह पे कितना? 2, और c के जगह पे भी कितना? 2 आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए 4 का स्क्वायर कितना? 16, माइनस में इन तीनों को गुना करोगे कितना आएगा? 16। 16 में से 16 गया कितना? 0। ठीक है। तो अगर इसकी प्रकृति पूछा जाए कि बताइए ये जो समीकरण है इसकी प्रकृति क्या होगी, तो प्रकृति बताने के लिए भी आपको विवेचक निकालना पड़ेगा, और जब विवेचक का मान कितना आ जाए? 0, तो प्रकृति वास्तविक एवं समान। ठीक है। और अगर मान लीजिए कि एक क्वेश्चन दिया जाए, जैसे यही क्वेश्चन दिया जाए 2x² माइनस 4x प्लस 2 बराबर 0, आपसे प्रश्न में बोला जाएगा, देखो यहाँ पे ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ये जो है ना इसको आपको ध्यान में रखना है। अगर विवेचक 0 हो तो उसका हल निकालने का सीधे ये फॉर्मूला है। आप इस पर भी बनाओगे तो आंसर उतना ही आएगा, लेकिन समय ज़्यादा लगेगा। अब देखो, अब इसमें बोला गया, आपको प्रश्न में ही बताया जाएगा, ये जो समीकरण है उसका विवेचक कितना है? 0 है। विवेचक 0 है, तो बताइए उसका हल क्या होगा? ठीक है। हल क्या होगा? तो क्या फॉर्मूला बताया गया है? -b/2 है। ठीक है। अब देखिए माइनस है तो माइनस, b है, b के जगह पे क्या होगा? देखो a b -4 बटे में 2a, 2 है तो 2 गुने
ए की जगह पे देखिए क्या है, 2 है, तो यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, बटे में 2 से गुना करोगे 4, 4 से 4 कितनी बार में कट जाएगा, 1। तो इसका जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 1 और 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप आसानी से इसको बता सकते हो। अब ये इतना आता कैसे है, इसके लिए आप 2016 वाली वीडियो देख लेना। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, निम्न में कौन सा परिमेय है। देखो, परिमेय वही होता है जो रूट से बाहर निकल जाए। पाई जो है अपरिमेय संख्या होती है, 7 का वर्गमूल नहीं होता है, तो ये अपरिमेय है। यहाँ पे देखो ये रूट में है लेकिन ये बाहर आ जाएगा। 16 का वर्गमूल 4 होता है, 25 का वर्गमूल 5 होता है, तो ये दोनों का ही वर्गमूल हो जाएगा, रूट से बाहर आ जाएगा। इसलिए ऑप्शन सी जो है वो क्या है, परिमेय है। इसका देख लो, यहाँ पे ये 3 रूट से बाहर नहीं आ सकता और 2 भी रूट से बाहर नहीं आ सकता क्योंकि इनका वर्गमूल नहीं होता है। तो ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और डी ऑप्शन ये अपरिमेय है और सी ऑप्शन क्या है, परिमेय है। तीसरा नंबर प्रश्न में है, यदि किसी द्विघात बहुपद एक बहुपद दिया हुआ है, उसके मूल अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इस प्रश्न को बताने की ज़रूरत इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन है आपका x² माइनस 2x प्लस 5। ध्यान से समझिएगा, यदि आपको आता है तब भी आप इसको देखें, कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखेंगे। ए बी सी, ए का वैल्यू कितना है, 1 है, बी का वैल्यू -2, सी का वैल्यू 5। अब देखो होता क्या है कि ये द्विघात बहुपद है तो इसके कितने शून्यक होंगे, 2 शून्यक होंगे, अल्फा और बीटा। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है, अल्फा प्लस बीटा का मान बताओ क्या होगा। चलिए हम क्वेश्चन चेंज करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन चेंज करते हैं। हमने बोला इसके शून्यक x और y है। देखो यहीं पे बच्चे जो है एग्जाम में जो है मिस कर जाते हैं कि मतलब इसको ये बनाना कैसे है, पूछा क्या जा रहा है। आप इसके चक्कर में ना रहे कि हर समय अल्फा और बीटा ही पूछा जाएगा, तो ये तो आपको ध्यान में रहता है अल्फा प्लस बीटा। लेकिन अगर इसी अल्फा बीटा के जगह पे बोल दिया जाए शून्यक x और y है तो x प्लस वाई बताइए क्या होगा। अब देखो यहीं पे बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती है कि x प्लस वाई का ऐसा क्या फॉर्मूला होगा। तो अल्फा और बीटा के जगह पे ही क्या रखा गया, x और y। तो शून्यक जब x और y है तो इसका मतलब हुआ शून्यकों का योगफल। क्या फॉर्मूला, -b/a। योगफल का जो फॉर्मूला होता है उसको रख देंगे, माइनस है तो माइनस, b के जगह पे देखिए क्या है, a b, -2 बटे में a है कितना, 1, तो माइनस माइनस प्लस 2, नीचे 1 छुपा रहता है। ठीक है, तो आप इस भ्रम में ना रहें कि हर समय अल्फा प्लस बीटा या अल्फा बीटा पूछा जाएगा। शून्यक को जिससे सूचित करे उसके हिसाब से सोच लेना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4, यदि एपी का प्रथम पद ए और सारो अंतर डी हो तो एनवा पद निम्नलिखित में से कौन होगा। देखो एनवा पद मतलब टीएन का फॉर्मूला आप जानते हैं, ए प्लस n-1 इंटू डी। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी। ये तो सीधे फॉर्मूला है। 5 नंबर, 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। देखो हमने आपको पिछले दोनों ही वीडियो में बताया है, अगर अनुपात वाला प्रश्न हो और क्षेत्रफल पूछा जाए तो क्षेत्रफल स्क्वायर में होता है। तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और 9 का स्क्वायर 81, 16:81। 6 नंबर प्रश्न है, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु मतलब बाहरी बिंदु P से 2 स्पर्श रेखाएं PA और PB खींची गई हैं। यदि PA बराबर 8 सेंटीमीटर तो PB की लंबाई क्या होगी। तो देखो जो वृत्त होता है, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, इस क्वेश्चन के अलावे भी और एक क्वेश्चन आपको हम बताएंगे। ये वृत्त का सेंटर हो गया और ये बाहरी बिंदु हो गया। कैसा बिंदु, बाहरी बिंदु। तो आपको ऑब्जेक्टिव में ध्यान रखना है, जो क्वेश्चन दिया जा रहा है उसके शब्दों पे ध्यान रखना है। कैसा बिंदु, बाहरी बिंदु। अगर बाहरी बिंदु से पूछा जाए कि वृत्त पे कितनी स्पर्श रेखा हो सकते हैं तो 2। देखो एक इधर और एक इधर, तो बाहरी बिंदु से वृत्त पे हम कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, 2। लेकिन बच्चों अगर सीधे पूछा जाए कि वृत्त है, हम वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं,
देखो यहाँ पूछा बाहरी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा, तो 2। और यदि बाहरी बिंदु नहीं कहे, सीधे आपसे पूछा जाए कि हम वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो अनगिनत। क्यों? क्योंकि हमें सीधे स्पर्श रेखा खींचना है, तो देखो यहाँ से हम ऐसे भी खींच सकते हैं। स्पर्श रेखा जो होती हैं वो वृत्त को केवल एक बिंदु पे टच करती हैं। ठीक है, ये भी पूछ देता है कि बताओ कोई रेखा वृत्त को एक बिंदु पे टच करके जा रही है तो उसको हम कौन सी रेखा बोलेंगे? स्पर्श रेखा। अब देखो हम यहाँ से ऐसे भी एक रेखा खींच सकते हैं जो वृत्त को टच करके जाएगी। बहुत सारी रेखा ये खींच सकते हैं। ठीक है, तो अगर सीधे पूछा जाए कि बताइए वृत्त पे जो है कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती हैं, तो अनगिनत। और यदि बाहरी बिंदु से पूछा जाए तो 2 स्पर्श रेखा। इन दोनों में संबंध क्या होते हैं? तो ये दोनों ही रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। ठीक है, तो अगर ये 8 सेंटीमीटर की है आपके प्रश्न के हिसाब से, तो ये भी कितनी होगी? ये भी 8 सेंटीमीटर की होगी। ठीक है, अगला प्रश्न है 7 नंबर। देखो ये सब 2016 वाली वीडियो में बताई गई है। 1 + tan स्क्वायर थीटा। tan का रिलेशन किससे चलता है? यदि आपने वीडियो देखा है तो आपको पता होगा, या आप पढ़े हैं तो भी आपको पता होगा। tan का रिलेशन sec से चलता है, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक सिक्का को उछालने पे, देखो कितने सिक्कों को उछाला जा रहा है? एक सिक्का। अगर एक सिक्का उछाला जाए तो चित आने की प्रायिकता, मतलब हेड आने की प्रायिकता पूछे या टेल आने की प्रायिकता पूछे, आंसर 1/2 होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, आपको कुछ आंकड़े दिए गए हैं, उसका बहुलक होगा। बहुलक वही होता है जो सबसे ज़्यादा रिपीट होता है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा रिपीट कौन हो रहा है? 3, जिसकी जो 2 बार रिपीट हुआ है, तो आपका बहुलक 3 हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न में 2 बिंदु दिए गए हैं और उनके बीच की दूरी पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए पहला बिंदु जो है अपना वो है -1 और 3, और दूसरा बिंदु जो है वो है -5 और 7, और इनके बीच की पूछा जा रहा है दूरी। तो दूरी होता किस चीज़ में है? रूट में। दूरी के लिए हम पहले वाले में से पहले वाले को घटाते हैं, तो इसमें पहले क्या है? -1, उसमें से हम घटाएंगे, इसमें पहले क्या है? -5। तो देखो माइनस और फिर माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। इस पे होल स्क्वायर, बीच में जोड़ का चिन्ह होता है, मतलब पहले वाले में से पहले वाले को घटा लेना है, अब फिर बाद वाले में से बाद वाले को घटा लेना है। तो इसमें बाद में 3 है, में घटाएंगे, इसमें क्या है? 7 का होल स्क्वायर। देखो 5 प्लस में है और 1 माइनस में है, तो 5 में से जब घटाओगे 1 तो 4 पर स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 में घटाओगे 7 तो -4, क्योंकि आप कम में से ज़्यादा घटा रहे हो, स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 प्लस फिर 4 का स्क्वायर 16। अब देखो इसका 16 + 16 32 नहीं कर देना है। अगर एक ही अंक 2 बार आ जाए, जैसे 16 + 16, 6 + 6, 9 + 9, तो उसको ऐसे लिखना है 16 × 2। ठीक है, 16 × 2। इससे क्या फ़ायदा होता है कि हमारा इसका वर्गमूल आ जाता है। 16 का वर्गमूल 4, 2 का तो वर्गमूल होगा नहीं, वो रूट में रह जाएगा, और दूरी हमेशा हम इकाई में लिखेंगे, तो 4√2 इकाई। ठीक है, तो आपका जो प्रश्न संख्या 10 है उसका ऑप्शन हो जाएगा ए, 4√2 इकाई। तो इस तरह से हम लोग का फर्स्ट सिटिंग का जो है वो कंप्लीट हो गया। अब आते हैं सेकेंड सिटिंग पे। देखिए तो 2017 सेकेंड सिटिंग जो है उसमें पहला क्वेश्चन है द्विघात समीकरण। आपको एक समीकरण दिया हुआ है, इसमें ए के जगह पे कुछ नहीं, मतलब 1 है, बी के जगह पे 2 है, और सी के जगह पे -3 है, के मूलों का योग का मान क्या होगा? अभी बताया गया है। मूलों का योग क्या फॉर्मूला होता है? -b/a, उस पर आप सॉल्व कर लेंगे। दूसरा प्रश्न जो है x² + 7x + 10 के शून्यक अल्फा बीटा हो। हमने बताया है जरूरी नहीं है कि अल्फा बीटा ही हो, इसको जो है अन्य किसी भी अक्षर से सूचित किया जा सकता है। तो अल्फा बीटा का मान क्या होगा? देखो अब अल्फा बीटा मतलब दोनों शून्य को गुना कर दिया, गुणनफल। गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है? c/a। तो आप इसमें c और a का वैल्यू रखेंगे, आपको आंसर
आ जाएगा। ठीक है। चरों को आरोही या अवरोही क्रम में रखने पर बीच वाले चर का मान क्या कहलाएगा। देखो ये जो बीच वाला चर होता है ना, वो माध्यक कहलाता है या उसी को हम माध्यिका बोलते हैं। √5 एक संख्या है, तो 5 का तो वर्गमूल होगा नहीं, वो कैसी संख्या हो जाएगी, अपरिमेय। अब देखो इसमें समय नहीं देंगे, अब धीरे धीरे जो है आपका समय बहुत ही कम लेंगे। वैसे ऑब्जेक्टिव जिनका ट्रिक बताया जा चुका है उसको अब नहीं बताया जाएगा। 5 नंबर प्रश्न है, बिंदु की दूरी मूल बिंदु से होगी। अब देखो ये हमने पहले वीडियो में 2015 वाली वीडियो में ये ट्रिक बताया था। अगर मूल बिंदु से दूरी पूछा जाए, स्क्वायर करके जोड़ दीजिए। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, तो 25 और 16 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 41। ये आपका आंसर हो जाएगा। बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई होगी। तो देखो अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा, बाहरी बिंदु से हम वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं और दोनों में क्या संबंध है, तो दोनों रेखाओं की लंबाइयाँ जो होती हैं वो समान होती हैं। ठीक है। एक शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। अब चलो ये देख लेते हैं। 7वें नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है, एक शंकु है जिसकी ऊंचाई को हम किससे सूचित करते हैं, h से। हाइट 24 सेंटीमीटर है। आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, त्रिज्या को हम r से सूचित करते हैं, 6 सेंटीमीटर। आपसे पूछा जा रहा है, बताएं शंकु का आयतन कितना होगा। अब देखो चूंकि जब तुम ऑब्जेक्टिव बना रहे हो तो तुम्हें ऑप्शन पे भी ध्यान देना है। यहाँ पे हम जो ऑप्शन देख रहे हैं शंकु के आयतन वाले प्रश्न का, इसमें सभी ऑप्शन किस चीज़ में है, पाई में है। तो हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो हम पाई के जगह पे 22/7 नहीं लिखेंगे। तो शंकु के आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r²h। 1/3 है। देखो पाई की जगह पे चूंकि ऑप्शन में पाई है, रहने दो। त्रिज्या 2 बार लिख देंगे, 6 है तो 6 × 6, h का मतलब ऊंचाई जो कि 24 दिया हुआ है। ऊंचाई कितना है, 24। 3 से कटा दो किसी को भी, 3 दूना 6। तो आप बच्चों जब 2 में 6 से गुना करोगे कितना आएगा, 12, और 12 में 24 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा। तो जब तुम 24 में 12 से गुना करोगे तो ये 298 आ जाएगा। 288 आ जाएगा। ठीक है। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, 288 पाई। निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होगी। तो देखो अगर निश्चित घटना की पूछा जाए तो 1, असंभव घटना की पूछा जाए तो 0, और यदि पूछा जाए प्रायिकता का मान कहाँ से कहाँ तक होता है, मतलब सबसे कम मान कितना होता है, तो प्रायिकता का सबसे कम जो मान होता है वो 0 होता है, और अधिकतम कितना होता है, 1 होता है। मतलब 0 से कम नहीं हो सकता है और 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। 1 + cot² थीटा का मान क्या होगा। देखो ये सब आपको पिछले वीडियो में ट्रिक बताया हुआ है। अगर कहीं भी कॉट है तो कॉट का रिलेशन जो है किसके साथ जाता है, कॉसेक के साथ जाता है। 10 नंबर प्रश्न, cos π/3 का मान क्या होगा। देखो पाई का मतलब ट्रिगोनमेट्री में 180 डिग्री होता है, और 180 में आप 3 से भाग दोगे तो कितना हो जाएगा, 60, और cos 60 का जो वैल्यू है वो होता है आपका 1/2, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने 2017 एनुअल के दोनों ही सिटिंग के ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर लिया। धीरे धीरे आपका ऑब्जेक्टिव में हम कम समय लेंगे और ट्रिक के माध्यम से ही आपका सब होगा। बस बेसिक आपको एक बार अपना कंप्लीट करके रखना है। ठीक है, कि आगे कोई समस्या नहीं हो। ठीक है। फिर जब लाइव आएंगे, बेसिक कंप्लीट होने के बाद जब हम लाइव आएंगे तो उसमें आपको भी मज़ा आएगा। ठीक है। तो जो बच्चे लाइव पूछते हैं, लाइव स्टार्ट कीजिए जल्दी से। तो पहले बेसिक आप कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है। उसके बाद जब लाइव आएंगे तो आपको भी मज़ा आएगा और हमको भी मज़ा आएगा पढ़ाने में। ठीक है। आज तक के लिए इतना ही। शुभ रात्रि। जय हिंद।